हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कई वीडियो से हम लगातार सामाजिक विषय के ऑनलाइन अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम हमारे सिलेबस के लेसन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। यह लेसन मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित एक अध्याय है। मानव के 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिनमें से प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। और प्राथमिक क्रिया में भी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो मानव के द्वारा की जाती है वो है कृषि। यानी हमारे अध्याय का जो नाम है वो कृषि है और आज हम इसी कृषि के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कृषि भारतीय लोगों की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया। आज भी देश में लगभग 55% आबादी ऐसी है जो कृषि कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले कई सालों के मुकाबले लगातार घट रहा है। एक समय ऐसा था जब भारत में लगभग 75% आबादी कृषि कार्य से संलग्न थी। धीरे धीरे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बढ़ने से, यानी उद्योग, परिवहन और संचार के बढ़ने तथा प्राकृतिक आपदाओं या कृषि में उत्पन्न हो रही समस्याओं के कारण लोगों ने कृषि कार्य को करना कम कर दिया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो देश की लगभग 55% आबादी आज भी कृषि कार्य कर रही है। यह एक प्राथमिक क्रिया कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि प्राथमिक क्रिया कहते किसे हैं? प्राथमिक क्रिया में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होती हैं। हालांकि हम इनका विस्तार से वर्णन, 3 प्रकार की क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनका विस्तार से वर्णन हमारी सेकंड बुक अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। लेकिन अभी एक सामान्य परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं कि प्राथमिक क्रिया में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कृषि कार्य भी डिपेंड करता है प्रकृति पर। ऐसे में इसे प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक कृषि कार्य करने के तरीके और कृषि की प्रणालियों में काफी बदलाव देखने को मिला। जब मानव घुमक्कड़ अवस्था में जीता था, स्थान विशेष पर उसका आवास नहीं था, तो उसके द्वारा की जाने वाली कृषि घुमंतू कृषि कहलाती थी। स्थान बदल बदल कर यह कृषि करता था। समय बीता, मानव ने एक स्थान पर रुककर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां पहले मानव अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह कार्य करता था, तो धीरे धीरे समय में बदलाव आया और आज यह कार्य वाणिज्य रूप में, यानी व्यापारिक रूप में किया जाने लगा। आज किसान खुद के भरण पोषण के लिए तो उत्पादन करता ही करता है, शेष बचे हुए पदार्थों का बाजारों में विक्रय भी किया जाता है। कुछ फसलें तो ऐसी भी हैं जिनका उत्पादन ही व्यापार के लिए किया जाता है, जो स्वयं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादित नहीं होती, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना
इनका उत्पादन व्यापारिक रूप से किया जाता है। किसान चाहता है, उत्पादक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इनका उत्पादन हो, क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन होगा लाभ भी उतना ही अधिक होगा। तो हम यहां आज कृषि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। आप देखें जरा इस चीज को, इसको और जूम कर देता हूं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब प्रारंभिक जीविका के रूप में शब्दों को अगर देखें, जीविका मतलब जीवन, निर्वाह यापन, जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली कृषि जीविका निर्वाह कृषि। जो प्रारंभिक स्तर पर होती थी, प्राचीन समय में होती थी, शुरुआती दौर में होती थी, उसे नाम दिया गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए जरा, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, आदिम मतलब प्राचीन, इसमें आधुनिक कृषि के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, आज तो ट्रैक्टर आ चुके हैं, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी। यह दाव क्या है? खुदाई करते समय हल के माध्यम से जब हम भूमि को जोतते हैं तो भूमि को समतल करने के लिए जो पटेला इस्तेमाल में आता है, जिसको आज हम मेज के नाम से जानते हैं, इसे प्राचीन समय में दाव कहते थे। तो भूमि को खोदने के लिए लकड़ी के हल, दाव आदि का इस्तेमाल किया जाता था और यह कृषि परिवार के सदस्यों के द्वारा ही विशेष रूप से की जाती थी, यानी किसी बाहरी सदस्य, बाहरी श्रमिक का इसमें इस्तेमाल नहीं होता था। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून पर निर्भर होती थी, यानी सिंचाई कार्य इसमें नहीं किया जाता। एक बार बीज बो दिए जाते थे, उसके बाद मानसून पर यह निर्भर होती थी, मानसून के साथ ही इसका विकास होता था। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता। जो प्रकृति ने मृदा को जिस तरह से उपजाऊ बनाया है, उसी मृदा में खेती की जाती थी और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर यह कृषि निर्भर थी, यानी इसमें किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता था। जिस तरह से आज हम ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्नत खाद, उन्नत बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कम समय में अधिक पैदावार हो सके, लेकिन इस कृषि में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? सवाल यह भी उठता है, क्योंकि यह कृषि सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। इसका नाम ही यही है। किसान सिर्फ इतना उत्पादन करता था कि उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप का कोई कार्य नहीं था, किसी भी प्रकार की तकनीक का इसमें कोई काम नहीं था। जितना उत्पादन होता था, मानव उसका उपभोग कर लेता था, क्योंकि मानव सिर्फ उस समय कृषि पर ही निर्भर नहीं था। कृषि के साथ साथ आखेट भी एक क्रिया थी, शिकार भी। कुछ फसलों से प्राप्ति हो जाती थी भोजन की, कुछ जानवरों के शिकार के रूप में भोजन की प्राप्ति हो जाया करती थी। तो मानव सिर्फ इतना ही उत्पादन करता था जिससे उसके और उसके परिवार की भरण पोषण हो सके। तो ऐसी कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि।
प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो यहां पर एक विशेष प्रकार सामने देखने को मिलता है और वो है कर्तन दहन प्रणाली के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपसे पूछा जा सकता है। कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक स्वरूप है। कर्तन मतलब काटो, दहन मतलब जलाओ। काटो और जलाओ की प्रणाली जिस कृषि में की जाती है उस कृषि को स्थानांतरित कृषि का नाम दिया जाता है। मैंने कहा था अभी कि जब मानव घुमक्कड़ अवस्था में था, किसी स्थान विशेष पर रुककर वह आवास नहीं बनाता था, निवास नहीं करता था, समय के अनुसार अपने आवासीय क्षेत्रों में बदलाव लाता था। ऐसे में कृषि कार्य जो की जाती थी वो भी स्थानांतरित कृषि के रूप में की जाती थी। आप देख सकते हैं यहां पर शब्द आया है स्थानांतरित, हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। इस कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली मतलब स्लैश एंड बर्न अर्थात काटो और जलाओ। अब क्या काटो, क्या जलाओ और कृषि का काटने और जलाने से क्या संबंध है, जरा वो देखिए। यह कृषि विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा की जाती थी। इस कृषि में इस तरह से हम मान सकते हैं कि बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए हैं। ये आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति, मानव जो कृषि कार्य कर रहा है या करता था, वो इन वृक्षों को काटता था। काटने के बाद इन्हें जलाता था। जलाने के बाद इन वृक्षों की जो राख होती थी उन्हें भूमि पर बिखेरता था, जिससे मृदा उपजाऊ बनती थी और उस राख में किसान के द्वारा, मानव के द्वारा खेती की जाती थी। यानी वृक्षों को काटा और जलाया। यहां पर यही है कर्तन दहन प्रणाली, यानी काटो और जलाओ। यानी वृक्षों को काटते थे और जलाते थे। काटने और जलाने के बाद इसकी राख को बिखेरते थे और यहां पर की जाती थी कृषि। लगातार 2 या 3 वर्षों तक इस राख पर खेती करने के पश्चात जब यह राख अनुपजाऊ हो जाती थी तो किसान इस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाता था और यहां पर भी यही तकनीक अपनाता। वृक्षों को काटता था, जलाता था और उनकी राख पर खेती करता था। 2 या 3 वर्षों तक यहां जब खेती की जाती थी या यहां राख अनुपजाऊ हो जाती थी तो इस स्थान को छोड़कर मानव फिर आगे बढ़ जाता था और यही प्रणाली अपनाता था। इसीलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली यानी काटो और जलाओ का नाम दिया जाता है और इसी कारण इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित, आप देखिए, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि। पहले किसान इस स्थान पर था, जब यह भूमि अनुपजाऊ हो गई मानव आगे बढ़ गया, फिर यहां पर खेती की, जब यह भूमि अनुपजाऊ हो गई तो किसान और आगे बढ़ गया। अर्थात कहने का आशय स्थानांतरित कृषि कृषि का प्राचीन स्वरूप है। हालांकि भारत में इस कृषि पर अब धीरे धीरे प्रतिबंध लगता जा रहा है क्योंकि वृक्षों की कटाई करना भारत में गैर कानूनी हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो स्थान बदलकर मतलब घुमक्कड़ रूप से खेती करती हैं। तरीका चाहे ये बदल गया हो, वृक्षों को काटने और जलाने का तरीका बदल गया हो, लेकिन स्थान बदल बदल कर आज भी ये कृषि की जाती है। यह कृषि विश्व के तमाम क्षेत्रों में की जाती थी, इसलिए विश्व के तमाम क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे झूम कृषि के नाम से, झूम झूम कर की जाने वाली कृषि,
इसे घूम कृषि के नाम से, घूम घूम कर की जाने वाली कृषि, घुमंतु कृषि के नाम से, रे, मिल्पा, लदांग, पोंडू, बालरा, दजिया, चिमाता, पेंडा, दीपा, ऐसे तमाम नाम है इस कृषि के। क्यों? अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कृषि के इतने सारे नाम क्यों हैं? इसका कारण यह है क्योंकि यह कृषि विश्व के तमाम क्षेत्रों में की जाती थी, अलग अलग जनजातीय लोगों के द्वारा की जाती थी। जनजातीय क्षेत्रों की अपनी अलग अलग भाषा, अपनी संस्कृति और अपना समाज होता है। प्रत्येक समाज की अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर इसे अलग नाम दिया गया। राजस्थान में इस कृषि को बालरा के नाम से जानते हैं। बालरा। भील समुदाय के द्वारा जो कृषि की जाती है ये उसे दजिया और चिमाता के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली इस कृषि को पेंडा और दीपा के नाम से जाना जाता है। अब ये दो दो नाम क्यों? ये नाम इसलिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में ये कृषि अलग अलग रूपों में होती थी। जब मैदानों में होती है इसका नाम अलग रखा गया और पर्वतों में होती है तो इसका नाम अलग अलग। यह ना सिर्फ भारत की बात है अपितु विश्व के तमाम अन्य देशों की भी स्थिति यही है। वियतनाम में इसे रे के नाम से जानते हैं, ओनली रे। इसे मिल्पा, इसे लदांग आदि नामों से जाना जाता है। तो जरा देखें इसके बारे में। टॉपिक को पढ़ लेते हैं किताब के अकॉर्डिंग। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके, साफ करने का मतलब यहां जो वन है, वनस्पतियां हैं, उन्हें काटकर और जलाकर उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था कि किसान अपने भरण पोषण के लिए भूमि के एक क्षेत्र को, एक टुकड़े को साफ करते हैं। वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उन्हें काटेंगे और उन्हें जलाएंगे। उस राख पर खेती की जाएगी। जब मृदा की उर्वरता मतलब उपजाऊपन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित मतलब वहां से आगे किसी नए स्थान पर चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, आज यहां पर किसान खेती कर रहा है, 2 या 3 साल के बाद किसान आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा पीछे की भूमि पुनः उपजाऊ होती चली जाएगी। वहां पुनः वनस्पतियां उगेंगी, वहां पुनः वृक्ष उगेंगे, वहां पुनः जैविक खाद मिलेगी और वहां पुनः मृदा उपजाऊ बनेगी। एक मृदा वह उपजाऊ होती है जहां जीवांश की मात्रा अधिक होती है, जीवांश जीवों का अंश, और जिस मृदा में वनस्पतियों की मात्रा ज्यादा है वहां जीवांश भी उतना ही अधिक मिलता है, यानी वह मृदा भी उतनी ही अधिक उपजाऊ होती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते, यह प्रारंभिक कृषि है, इसमें किसी भी आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की खाद या उपजाऊ तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता। यह कृषि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता भी कम होती है। हम उसको इसी तरह समझ लीजिए कि हमने बीज बोकर छोड़ दिए और प्रकृति पर डिपेंड हो गए पूरी तरह से कि प्रकृति चाहेगी तो बीज उत्पन्न हो जाएंगे, फसल हो जाएगी, मुझे तो कोई मेहनत नहीं करनी। किसान किसी प्रकार की मेहनत ना करे, सिर्फ बीज बोकर छोड़ दे, बारिश होगी, बीज फूटेगा, फसलें होंगी, कोई रखरखाव नहीं, कुछ नहीं,
तो क्या उत्पादन अधिक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सवाल तो यही उठता है ना, बात तो यही आती है कि किसान को अधिक उत्पादन करने से कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यह कृषि सिर्फ जीवन यापन करने के लिए की जाती थी। किसान सिर्फ इतना ही उत्पादन करता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भरण हो सके। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम आती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम है जरा वो देखिए। आप देख सकते हैं सामने कि उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मैंने अभी बताया था दीपा कृषि। बहुत नाम है, कुछ ही नाम मैं बोल पाया, इसके अन्य एक नाम देखो, मैं दोबारा बोल देता हूं। दीपा है, पेंडा है, दजिया है, चिमाता है, इसके अलावा बालरा है, रे, मिल्पा, लदांग, पोंडू, ऐसे तमाम इसके नाम हैं। यहां तो इतने नाम दिए भी नहीं गए। तो ये कृषि बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रे किस कृषि का दूसरा नाम है या मिल्पा किस कृषि का नाम है। तो आप ध्यान मत लगाइए ज्यादा ही, जो भी अजीबो गरीब नाम मिले वो सभी नाम किस कृषि के हैं? स्थानांतरित कृषि के। देखिए और आगे, कर्तन दहन प्रणाली, वही स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। अर्थात कहने का आशय विभिन्न प्रकार के इसके नाम दिए गए हैं। साथ ही साथ आप देखिए नीचे, मध्य प्रदेश में बेवर भी कहते हैं इसको, धैया भी कहते हैं इसको, पोंडू, पेंडा, कोमान, बरीगा, कुमारी, बाल रे, जैसे मैंने कहा राजस्थान में बाल रे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुबा और उत्तर प्रदेश पूर्वी राज्यों में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। मतलब इनका कुछ मत लगाइए, इनका मतलब सिर्फ एक है और वो है कर्तन दहन प्रणाली। मतलब स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि, जिसमें किसान या फसल उत्पादक वृक्षों को काटता है, जलाता है और उसकी राख पर खेती करता है। तो आज हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कृषि के अन्य प्रकारों की चर्चा हम आगामी क्लास में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।